नसीम ज़ाहरा @8 में खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़ाहिर आज हमारा मौजू और क्या हो सकता है। PTI का जो एक धरना और इसका जुलूस जो है, उसके अलावा पैट का धरना और जुलूस, एक अरसे से एक गुफ्तगू जारी है। एक लगता है जैसे एक वक्त ठहर गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक बदयानती के इल्ज़ामात और काउंटर इल्ज़ामात हैं वो भी लग रहे हैं। उसके साथ धरने रुकते हैं और फिर शुरू, और आज से ये फिर शुरू हो गए। आवाम एक ही सवाल पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या इसका कोई हल है। करप्शन तो है, करप्शन ना हो तो को इसके अवाम और इसके बासी किसी अजाब में मुब्तला क्यों हूँ। मगर सवाल ये है कि जो तरीक़ाकार पैट ने और PTI ने इख्तियार किया है, कोई रास्ता है ये दूध का दूध और पानी का पानी करने का? और अलावा जी जो मुस्लिम लीग नून है जो अब तक रेजिस्ट करती रही है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या जो बड़ी करप्शन है वो अननोटिस्ड और अनपनिश्ड जाएगी? हम इसे भूल जाएं, यही है रवायत, यही आगे बढ़ेगा, या कोई वक्त में बदलाव भी आएगा? इसी मौजू पे बात करेंगे। कितना इफेक्टिव है जो आज नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो आज आगाज़ हुआ है, इस नई तहरीक का कहाँ जाएगी? अवाम किस हद तक इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, ये मामला है। और हमारे साथ आज मेरे साथ यहाँ लाहौर में स्टूडियो मौजूद है जनाब एजाज चौधरी साहब, रहनुमा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अवैस तौहीद हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से ही जनाब तारिक पीरज़ादा साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब तजिया निगार हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर PMLN हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। मगर बात का आगाज़ हम लाहौर स्टूडियो से करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत हम अवाम बड़े परेशान हैं, क्या करें? कोई रास्ता है, कोई हल है? पिछली दफ़ा भी आप आए थे, उसके बाद डिस्पर्सल हो गई, फिर वापसी होगी, फिर अब आ गए हैं। और जो आगाज़ में तकरीर थी इमरान खान साहब की वो तो बड़ी हार्ड हिटिंग थी, मगर ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? क्या इरादे हैं? अभी तो डिस्पर्स हो जाएंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया कारी साहब। मैं समझता हूँ कि आज का दिन गुजरने के साथ साथ जो हमारे पेश नज़र था और जो मकासद से आहिस्ता आहिस्ता वो वाज़े हो रहे हैं, और जो सवालात पिछले 2-3 हफ्ते से उठाए जा रहे थे उनका जवाब भी आज है। उसमें पहला जवाब ये है कि आपके सामने दो बड़ी सियासी जमातों ने ये कहा है कि इमरान खान जिस तहरीक को लेकर चला है ये बिल्कुल ठीक है और तहरीक एहतसाब चलनी चाहिए। ये सराजुल हक साहब का बयान है। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो लोग तहरीक एहतसाब के लिए निकले हैं ये बिल्कुल ठीक निकले हैं और अवाम इनके साथ हैं। चुनाचे ये जो सबसे बड़ा सवाल था कि अपोजिशन जो है वो एक पेज पे नहीं है। पहली बात तो यह है कि अपोजिशन एक पेज पे है। अब लोग ये समझना चाहते हैं कि क्यों हम सड़क के ऊपर निकल आए हैं। गुज़श्ता 3.5 महीने के अंदर आप मुझे बताइए कि जो पैनामा पेपर्स के नतीजे में इंकशाफात हुए थे उसके ऊपर क्या संजीदगी का मुजाहरा किया हमारी हुक्मरान जमात ने या हुकूमत ने? जब वो और इस कदर उन्होंने इसको तमाशा बना लिया और इसे एक यानी ब्लैकमेलिंग का रास्ता इख्तियार किया बजाय इसके को सीधा रास्ता इख्तियार करते। मैं क्यों कहता हूं सीधा रास्ता इख्तियार करते कि 2 तकरीरें की जनाब वजीर आजम ने मीडिया के ऊपर और एक की पार्लियामेंट के अंदर। दोनों तकरीर में उन्होंने फरमाया कि मैं अपने एहतसाब के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं बिल्कुल साफ हूं, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। 48 रोज वो अपना इलाज करके जिस दिन पहले दिन वो लाहौर पाकिस्तान आए हैं तो उन्होंने आते साथ ही यही कहा कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये छोटे मोटे गैंग जो हैं ये कहते हैं कि नहीं, हमने एहतसाब नहीं होने देना, हमने इमरान खान का एहतसाब पहले करना है। हम तो कर लें। मैंने तो इमरान खान ने कहा मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर रेफरेंस दायर किया है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा पॉइंट था आज का, जो उन्होंने एहतसाब को सिर्फ पेश ही नहीं अपने आप को किया बल्कि खुशी का इजहार कर दिया कि आइए आके एहतसाब। मैं ये कहता हूं, देखिए मैं एक आम आदमी हूं काजी साहब, मैं ये कहता हूं कि आप अगर इमरान खान को साबित कर दें कि वो करप्ट है तो आपके तो समझ लें कि आप 2018, 25, 50 तक भी चले जा सकते हैं। लेकिन अब हम भागने नहीं देंगे। ये ना समझें कि ये इससे इधर उधर पहलू तय करेंगे कि नहीं हमने नहीं किया, चंद नादान लोगों ने ये कर दिया है। हम चाहेंगे कि संजीदगी से परसू किया जाए। और वो लोग ये लेकर आए हैं जो कल तक खुद नवाज शरीफ को रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, कहते थे 6 अरब रुपया इसने खा लिया है और ये करप्ट आदमी है, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के इस काम को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीज अवाम ने जिस तरह का पजीराई बख्शी है, यानी मगरिब से पहले का जो क्राउड है आप देख लें वो बिल्ड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
और इंशाल्लाह ये पहला ट्रेलर है, इसके बाद पूरी फिल्म आएगी। ठीक है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इंशाल्लाह और अजीज पंजाब में जब दाखिल होंगे ना तो बिखरे हुए अवाम नजर आएंगे इनको, और फिर पता चलेगा कि लोग एहतसाब की तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि वो गुर्बत में पिस रहे हैं, वो जहालत में अंधेरे के अंदर मर रहे हैं, वो लोग इलाज के बगैर हैं, और किसान बिल्कुल 4 साल हो गए हैं वो भूख कमाकर अपने खेतों से उठा के ले जाता है, मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं मिल रही और 15,000 रुपए में अपने 4-5 बच्चों का वो पेट नहीं पाल। ठीक है चौधरी साहब, आपकी बात आ गई और मैं अब बढ़ता हूं तारिक पीरजादा साहब, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी, मगर फिर एक सवाल ये उठता है क्योंकि इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन, ये तो चलें पार्टी से ताल्लुक है पीटीआई जो कि ये लॉन्च कर रही है, आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी हैं, चाहते तो सब है एहतसाब हो, चाहते तो सब हैं, ये करप्शन जो है इससे लोग तंग भी हैं। आपको क्या लगता है किसी जो हमारे इदारे हैं, हर इदारा क्लीन चिट दे रहा है, अभी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, इससे पहले नैब ने भी अपनी माजूरी का इजहार कर दिया कि जनाब हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है आपके इंस्टीट्यूशन की, इनको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है जनाब तारिक पीरजादा साहब, कोई नतीजा निकलेगा? देखिए 2-3 बातें हैं जो बड़ी तेजी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तमिल हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान और कादरी साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और जाहिर है कि अभी हमने देखना है कि वो उसमें अवाम की शमूलियत किस हद तक होती है जिससे इसकी कामयाबी और इसके कामयाब ज़ोरदार असरात का तयन हो सकेगा। दूसरी जंग जो बहुत बड़ी है वो पहली बार जिसका अनवर ज़हीर जवाली साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सामना है, वो उन मुकदमात का फैसला करना है जो सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जा रहे हैं या जा चुके हैं, और उनमें असल में सबसे अहम केस जो है वो मेरे नज़दीक इमरान या किसी और का नहीं है, वो सबसे अहम केस असल में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तार चौधरी साहब का जाने वाला केस है जिसके मुतालिक तमाम खबरें आ चुकी हैं, और ये बात खुद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यूज में भी कही थी। चूंकि वो एक बहुत संजीदा ये मुकदमात बहुत संजीदा हैं, तो इनको माजी के दीगर मुकदमात जो पिछले 2 साल में हमने देखे हैं उनकी तरह नजरअंदाज करके या फनी नकाइस की बुनियाद पर एक तरफ भेजकर इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, या TOR की तरह वापस भेजकर, जिन्हें कभी भी वापस नहीं भेजना चाहिए था, असल में ये अदालत को खुद ही फैसला कर लेना चाहिए था कि उन्होंने कौन से TOR मुकर्रर करने हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला वापस सियासी जमातों पे छोड़ दिया और नतीजा निकला कि वो 3.5 महीने जाया एजाज साहब जिक्र कर रहे थे। तो मैं ये कहता हूं कि जब तहरीक एक तरफ शुरू हुई है, दूसरी तरफ अदालतों में मुकदमात आ गए हैं, तो मैं हासिल कलाम ये निकालता हूं कि मियां नवाज शरीफ के लिए तो तमाम तदाबीर दुरुस्त होंगी जो वो इन दोनों कोशिशों को रोकने के लिए कर सकेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि मियां साहब वो कौन सा मौजा है जो अब इस्तेमाल में लाएंगे। जी कौन सा वो मौजा है? मुझे अभी वैस तौहीद साहब आप हमें सुन रहे हैं? और अभी हमारा अच्छा चलिए साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो चलें तारिक पीरजादा साहब तो ये कह रहे हैं कि एक जिस तरह आपका नुक्ता नजर है, मगर बड़े स्केप्टिकल भी हैं लोग। स्केप्टिकल इस हवाले से हैं कि हम देखते हैं कि जितनी तारीख आई हैं मंजर पर, जब भी तहरीकें चली हैं, तो जब तक हार्ड कोर वर्किंग क्लास उसमें जाके शामिल नहीं होती, मिडिल क्लास में आप डीजे बट को बिठा लें, गाने वाने लगा लें, ये रौनक मेला तो अच्छा होता है देखने के लिए, लेकिन जहां पे आप किसी को घुटनों पे लाते हैं, अगर आप ये देखें, अगर 68-69 की तारीख देखें तो वापडा वालों ने फोन कर दिया था, मेरे ख्याल में मिर्जा इब्राहिम थे कि जी बिजली बंद कर देंगे हम आपकी। तो जब तक ये वो लोग जिस समाज के असल लोग जब तक एंटर नहीं होते, तो उस वक्त तक आप समझते हैं कि आप रियासत को, रियासती इदारों को मजबूर कर सकेंगे, या फिर आप इतना बड़ा क्राउड ले आए जितना बड़ा आइसलैंड में लेके आए थे? और वो मेरा ख्याल है कई साहब आपकी जो पहली बात है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि यानी वो इग्नोर नहीं की जा सकती। जो तबके किसी भी मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा करते हैं ना जी, वो यही होते हैं। वो वहां के मजदूर होता है, वहां का किसान होता है, वो खेत के अंदर काम करने वाला मजदूर होता है, और मर्द और औरतें होती हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि तहरीक इंसाफ
बिलाशुबा दरमियाने और निचले दरमियाने तबके की एक पार्टी है, लेकिन हम जो अप्रोच कर रहे हैं ना, हम उस 72% लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो खते गुर्बत से नीचे। मैं माफी चाहता हूं, बात आप जारी रखिएगा चौधरी साहब, लेकिन उनको कुछ देना पड़ेगा। मगर जुल्फकार अली भुट्टो को अगर हम देखें तो वो एक मंशूर जो यही लाहौर में लिखा गया था, उस मंशूर में मिला नहीं मिला बात की बात है, और बहुत कुछ मिला भी, शायद बड़ी बड़ी रिफॉर्म भी हुई थी। जब तक आप नहीं लेके आते, मतलब प्राइवेटाइजेशन पे आपकी पोजीशन क्लियर नहीं है, या अली मोहम्मद साहब आए हुए थे, वो भी सपोर्ट करते हैं। एक सवाल बल्कि मैं कह दूं, लोग कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब ज्यादा राइट विंग है, मुस्लिम लीग नून ज्यादा राइट विंग है सरमायादारों के हवाले से, या आप ज्यादा राइट विंग है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं इसकी तकसीम में नहीं जाता, मैं यहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स की तकसीम में जाता हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी हैव नॉट्स के करीब गुजार दी, और ख़ुद भी हम एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और किसी पहलू से भी मैं अपने सारी 40 साल की सियासी जद्दोजहद को इसमें राइट और लेफ्ट में तकसीम नहीं करना चाहता। मैं ये जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूँ इमरान खान के साथ कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के 70% लोग जो देहात में रह रहे हैं, और वो लोग के जो कल तक पे थे 20 साल पहले, लेकिन मजदूर होने की वजह से आजकल जो सारी सनत का बेड़ा गर्क हो गया है, वो बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। उनकी कोई आवाज इस मुल्क के अंदर नहीं है। यहां पर ठेके पर लोग इलेक्शन लेते और देते हैं, जिससे हम बचाना चाहते हैं, यानी ठेकेदारी निजाम से हम बचाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अवाम एक दफा उठें। अवाम उठेंगे तो पार्टियों के अंदर भी जो ठेकेदारी निजाम है, आप समझ रहे हैं जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो उससे भी हम निजात पा जाएंगे। वरना जाहिर है एक ठेकेदार से दूसरे ठेके की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और आजकल की तारीख के अंदर तो नई मिसाल सामने आ जाती है ना। वो कहते हैं प्री क्वालिफाई कर रही है हमने ठेकेदार, वो 4-5 हैं, इसलिए ठेकेदारों से बचना है, उसमें अवाम की जरूरत है। कहते हैं कोई 2-4 ही ठेकेदार हैं जिन्हें हमेशा ठेके मिलते हैं, जहां तक कारोबारी ठेकों का ताल्लुक है। कुछ ठेकों का और ठेके पर इस जमहूरियत का जिक्र जनाब चौधरी साहब ने भी कर दिया। कुछ लोग कहते हैं क्या ये ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत है? इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, हमारी बात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें अभी इस ब्रेक के दौरान जनाब अवैस तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि सीनियर एनालिस्ट और काफ़ी भी हैं। वेलकम टू द शो अवैस साहब। हजूर, सवाल मेरा आपसे ये है कि चलें इस तरफ तो आते हैं जो होगा, और इस पे भी आपका तजिया लेते हैं कि कहाँ तक ये तहरीक जाएगी। मगर एक बात समझ नहीं आती, जब भी हम इस बहस में रहते हैं तो हम पूछते हैं जो हुक्मरान पार्टी या उनके जो स्पोक्स पर्सन है कि हजूर इसका बता दें कि क्या मामला है, तो वो कहते हैं जी नहीं, वो फलां आदमी के भी अकाउंट्स हैं, फलां आदमी भी बददियानत है, फलां आदमी भी बददियानत है। तो हम उनसे अर्ज करते हैं कि हजूर आप उनको पकड़ कर जेल में दें, आपके पास बड़े एजेंसीज हैं, और अपना भी बता दें। क्या लगता है ये व्हाट टाइप ऑफ दिस आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट पे आपकी क्या राय है जो आजकल चल रहा है जब से ये इशू सामने आया? ये कहते हैं आप बददियानत है, वो कहते हैं आप बददियानत है, हमारी और आपकी बददियानती बराबर है 0। ये आर्गुमेंट है जनाब अवैस तौहीद साहब? नहीं कारी साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। बात ये कि जिस तरह ये रेफरेंस का दायर करना जो नेशनल असम्बली के अंदर किया है, एक तो एयाज सादिक साहब का न्यूट्रल और इम्पार्शल जो रोल होता है जो स्पीकर का, वो ख़त्म किया, और फिर ये रेफरेंस दायर करना इसकी बालातर है समझ से, जिस तरह आपने कहा। दूसरी तरफ ये कि मुख्तलिफ हमने पूरा देखा है ये दौर, इसमें 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, बलूचिस्तान के अंदर इनका चीफ मिनिस्टर है, फिर आप पंजाब के अंदर इतनी अक्सरियत है, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी जीत लेकर आए हैं। लेकिन इनका जो रवैया है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात का है, बल्कि ना कि इनको एक मुद्दबराना, एक ज़िम्मेदाराना होना चाहिए। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम 3-4 लोग हैं, तलाल चौधरी, मोहम्मद जुबैर साहब, दानियाल अजीज़ साहब, दोपहर को वो शुरू होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनका ये भी फ्लैट है उनका। भाई बात ये है, हो ना पसंद हो, मेरा आपका हम सबका एक मुंतखब वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ साहब। उनके और उनके ख़ानदान पे अगर कुछ इल्ज़ामात हैं उसको क्लियर करना चाहिए। ये तवालत का ये समझ में नहीं आया कि क्यों डिले ये कर रहे हैं। खैर, बात ये कि इस वक्त भी इनको ये होना चाहिए कि TOR जो हिज़्ब इख्तिलाफ की हैं उसको तस्लीम करें, और उसके बाद
जो भी उसका प्रोसेस है वो आप वाजे करें। आज भी आप देख लीजिए, सुबह मैं 10 बजे से उठा हूँ तो वही टीवी चैनल्स पर यही हो रहा है कि जी उन्होंने पहले वो जवाब दें, पहले वो जवाब दें। ये कोई रवैया ठीक नहीं है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो इक़्तिदार की सियासत में पड़ गए हैं, ना कि वो मसाइल या इशूज़ की सियासत करें। ये एक बदकिस्मती है, क्योंकि 2013 में जो उनको इतनी अक्सरियत मिली थी काजी साहब, तो हमारा आपका ये ख्याल था, चाहे हम इख्तलाफ में इत्तफाक करें उनकी पार्टी से, उनकी आइडियोलॉजी से है कि नहीं है, यह अलग बहस है, कि एक बहुत बड़ा एक नया तबका जो है वो पॉलिटिक्स में आया था, इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ था। हम समझ रहे थे कि ये बात करेंगे एग्रीकल्चर टैक्स की, ये बात करेंगे एनवायरनमेंट की, ये बात करेंगे बिजली के पे, ये बात करेंगे फार्मर्स की, ये बात करेंगे। वो सारे मसाइल पीछे चले गए। इमरान खान साहब कहीं ना कहीं इनके जो मुशीरान हैं, आप देखें आज भी जो लोग हैं वो उनका माजी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन मुशर्रफ साहब के साथ कौन इलेक्टेबल है, खैर इस बहस में भी नहीं। लेकिन इनका वज़ीर आज़म बनने का जो मेरे ख्याल में जो एक है ना एक पूरी प्रोसेस, वो और इक़्तिदार की सियासत अगर ये नहीं करें और इश्यूज़ की सियासत करें तो मैं समझता हूँ अब भी ये एक बहुत बड़ी पार्टी का पोटेंशल है। और 2018 के इंतखाबात जो होंगे उसके अंदर भी ये पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर PMLN को टफ टाइम देगी, दूसरी सूबों से भी करेगी अगर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम करें, इश्यूज़ की सियासत करें, ना कि कंटेनर पे चढ़ के। और दूसरी जानिब सिर्फ एक मुख्तसर बात कि इनको एक अपना इम्प्रेशन सही या गलत वो भी जाहिर करना है कि क्या ये तीसरे एलिमेंट यानी कि फौज के साथ ये देखते हैं अपना, वो भी जाहिर करेंगे अपना में चलें। दूसरी तरफ PMLN जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे और अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करे, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो मुश्किल है, आने वाला वक्त मुश्किल है। अच्छा, मैं इसके बातों का जवाब तो मुझे इजाज़त चौधरी साहब से भी लेना चाहिए, मगर ये सारी बातें जो उन्होंने की मैं पूछूंगा। मगर तारिक पीरज़ादा साहब, ये जो बात अभी आपने सुनी अवैस तौहीद साहब की, तो क्या आपको क्या लगता है ये पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल रियलाइज होगा? क्योंकि फिर ये फौज की बात भी कर रहे हैं, फौज को जाहिर है हम कोई निकाल तो नहीं सकते, स्कीम ऑफ थिंग्स में वो बड़ी मौजूद है, प्रेजेंट है, लेकिन आप जो ये समझते हैं कि ये पोटेंशियल जो जिसकी तरफ ये PTI रियलाइज करती है विद देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं, और मेरा ताल्लुक तो कोई नहीं है पनामा लीक्स के मसलों का ताल्लुक है, और वज़ीर आज़म की मनी लॉन्ड्रिंग के मसलों का और उनके औलाद को नाजायज़ रुपया बाहर भेजे जाने का मसला है। ये तो एक बहुत बड़े बुनियादी मसले की बुनियाद पर उठाई गई बात है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इशू के बगैर तहरीक चल रही है। इस तहरीक का कामयाब होना दूसरी बात है, लेकिन जिस मसले पर उन्होंने अपनी उंगली रखी हुई है इमरान ने, तो बहुत मजबूत मसला है, और उसकी बुनियाद पर ही असल में उनको कामयाबी अगर होनी है तो वो होनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये फौज वाली जो बात इशारतन कही गई है, मैं समझता हूँ इस मुल्क में, और मैं बड़ी दयानतदारी से समझता हूँ ये बात, कि इस मुल्क में जरदारी की हुकूमत के 5 साल और मौजूदा 4 पौने 4 साल, इनमें बार बार आईने पाकिस्तान को जिस तरह उसकी मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है, उनको तोड़ा गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं उर्दू ज़ुबान नाफिज करने के मुतालिक, अगर उसी को बुनियाद बनाया जाए तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की लेटर ना लिखने पर वजारत से उनको फारिग किया जा सकता था, तो फिर इस बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, जो कि खुद अंग्रेजी में तकरीरें कर रहे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि रियासत को इसकी पासदारी करनी पड़ेगी, ये एक मिसाल है। मरदमशुमारी हो गई, ये आपके इलेक्शन कमीशन के अरकान का तयन हो गया, दर्जनों दूसरी आइन की शिकें हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पिछले दौर में और मौजूदा दौर में मुसलसल हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद अगर जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है तो उसमें फ़ौज का 100% ताउन शामिल है। अगर फ़ौज का ताउन शामिल ना हो तो पाकिस्तान का सियासतदान, एक मिनट, तुर्की का सियासतदान नहीं है जिसने अपनी इकानमी को पौने 800 अरब डॉलर की GDP की मईशत में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान का सियासतदान तो वो है जो 4000 अरब रुपए की रिश्वत के लेने में किसी न किसी शक्ल में मुलव्वस है। तो फौज की हद तक मैं नहीं देखता कि अभी किसी किस्म का कोई किरदार वो अदा करना चाहते हैं। ठीक है,
ठीक, आपकी बात और आपने वजाहत की, मैं वैस तौहीद साहब से आपके इस नुक्ता नज़र पे बात भी करूंगा, मगर इजाज़त चाहिए साहब 2-3 बातें आ गई हैं जो वैस तौहीद साहब ने की हैं, मगर मैं एक बात फिर कहूँगा, क्योंकि कुछ असूल जो हम तदरीसी तौर पर पढ़ते रहे हैं और हमने देखा है कि दुनिया भर में जहाँ भी जी तौहीद साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे? नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, मैं अभी आता हूँ, लेकिन बात यह है, मैं आऊँगा, वी हैव एम्पल टाइम। हम इजाज़त साहब, बात यह है कि तारीख में कोई भी आप तहरीक देख लें, जिस वक्त तक हार्ड कोर जिसे आप प्रोलेटेरिएट कहते हैं वो एंटर नहीं होती, अभी रिसेंटली देख लें, अभी यूनान में देख लें जब पासोक पार्टी उड़ी और सायरजा आई, या जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, जब तक ये लोग नहीं आते जो रियल लोग हैं, मिडिल क्लास के बारे में तो कहते हैं ना उसके पाँव कीचड़ में और आंखें आसमान पे होती हैं, तो ये तबका तो कभी तब्दीली नहीं लाता, ये एक राय है। इस पे आप इस पे और साथ ये जो फौज और दूसरे मामला उठाए तौहीद साहब ने, इस पे आपका कमेंट चाहूँगा। देखिए, मैं पहले कुछ यानी गलत फहमी उसका इजाला कर लूँ। देखिए, इमरान खान ने अगर इक़्तिदार की सियासत करना होती ना जी, तो उन्हें 3-4 मरतबा अच्छा मौका मिला था, वो फेडरल मिनिस्टर और कोई 10-15 अपने दोस्तों को मेंबर शेंबर बनवा सकते थे। और ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है कि नवाज शरीफ साहब ने जब अभी 6 माह की पार्टी थी तो उन्हें कहा था कि आप 25 या 30 नशिस्तें ले लें और मेरे साथ आ जाएं। फिर मुशर्रफ का वक्त भी था, फिर इसके उससे पहले ज़ियाउल हक वाली बात भी लोगों के इल्म है। मैं नहीं समझता, मैं एक यानी अपनी तारीफ या अपने मुंह से कहने की बजाय मेरा एक्सपोजर पॉलिटिक्स का 40 साल का है। एज ए स्टूडेंट मैंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। इमरान खान इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे। देखें, जब हम करप्शन कहते हैं ना, तो मसाइल के लैडर पे इसका 7वां-8वां नंबर है, लेकिन लोगों को ये समझाना इस तहरीक के नतीजे में कि आपकी गुर्बत, आपकी जहालत, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, ये सारी क्यों है। हम कर्ज लेते हैं 6 अरब रुपया रोजाना का। मैं यहीं से आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा, वो इसलिए कि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा था। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मगर ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो हम बात ये खास तौर पर रखेंगे और मिसालें भी देंगे। जब तक वो रियल तबका जो समाज में बाकायदा दौलत पैदा करता है मैनेजमेंट के नाम पर, उसे लूटता नहीं है, जब तक वो एंटर नहीं होता किसी तहरीक में, तो क्या उसका आगे बढ़ना मुमकिन है? यानी इस पर बात जारी है, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें इसी ब्रेक के दौरान जनाब अमीर मुकाम साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ आऊँगा, मगर हमने बात काटनी पड़ी थी। जनाब इजाज़त चाहिए साहब, आप बात मुकम्मल करें, और सवाल मेरा यही है कि कैसे आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था 1-2 जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर लें कि इमरान खान को इक़्तिदार की ज़रूरत है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऐसी कोई कैफियत नहीं है। दूसरी बात आपने कहा है कि आर्मी को देखकर कुछ देखें, मैं आप इसके ऊपर यानी जो 2014 का धरना था, उसके बाद इतना लंबी चौड़ी बात हुई जिसका जवाब मैंने ये दिया कि हुकूमत आपके पास है, आप अगर किसी दर्जे में कोई ऐसी कार्रवाई हुई है तो आप उसे मंजर आम पे लाएं, आप उसे पार्लियामेंट में लाके जेर बहस लाएं, कोई कमीशन बना दें और इस चीज़ को सामने लेकर आएं। उसके बाद वो खामोशी छा गई, फिर किसी ने बात नहीं की। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने की है जो वो बहुत अहम है, कोई सियासी तंजीम साजी, ये पहली दफा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने किया कि वोट लेकर ऊपर लीडरशिप। मैं कई साल आपसे अर्ज करता हूं, मेरे जैसा आमी पंजाब का सदर नहीं बन सकता था, ये सिर्फ इमरान खान के विजन के नतीजे में हुआ। अब आप मैं आपकी बात पे दोबारा सुनूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जल्दी हमें जाना है। अमीर मुकाम साहब, मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ। एक तो ये कि आप जलसा कुछ आगे पीछे भी रख सकते थे, लोग ये भी इतराज कर रहे हैं कि आज ही क्यों। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इतने पैसे साफ सुथरे हैं तो उनकी डिटेल हम क्यों नहीं सामने ला के रख देते, और ये जो सारा नज़ा है, एक तनाज़ा है, पूरी कौम जो है फंसी हुई है, तो वो बात खत्म हो जाए। 2 प्रिंट आउट निकलते हैं, कहां से कमाए गए, कहां से वहां पहुंचे, बात खत्म हो जाती है। जनाब अमीर मुकाम साहब, अगर आपने मेरे तकरीर सुनी होगी तो मैंने इसमें ये बात भी वाज़ेह की कि आज के दिन का मकसद ये है कि ये जो इमेज इमरान खान साहब बना रहा है हमारे KPK के अवाम का, तो हमने उसके लिए, मैंने आज सिर्फ PMLN के लिए नहीं बल्कि KPK के अवाम की तरफ ये शो करना है
कि हम इतने जज्बाती और नहीं कि सिर्फ धरने करते हैं और कुछ काम करते नहीं। तो इस तरह लोग भी है कि वो अमली काम पर यकीन करते और बिलीव करते और इसी चीजों में नहीं आना चाहते। तो इसकी मेन मकसद यही थी कि जो हमारी KPK की आवाम का इमेज बन रहा है कि लोगों पर क्या क्या मुश्किलात है और क्या क्या हो रहा है, और 120 दिन कंटेनर पर गुजारे। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब वही डांस कर रहा था और उनके वज़रा और वही APS के वाक़यात और वही सैलाब है और तबाही है और आज फिर धरने। तो इसकी तो मेन इशू ये थी कि हम सारे KPK के अवाम इस तरह नहीं है, एक जज्बाती फैसला लोगों ने किया था और अभी जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए लोगों ने वो फैसला वापस ले लिया है इमरान खान से। अगर आप अभी देखें हरिपुर में हमारी 19-20 थी सीट PTI ने जीती, दोबारा हमने 60,000 से उनको शिकस्त दी। पेशावर में मैंने उनको शिकस्त दी और 6 नंबर पर ले आया। तो आज का भी ये मैसेज था कि स्ट्रीट में हम भी निकल सकते हैं और इमरान खान साहब खुदा के लिए हमें और माफ करें, हमारे नौजवानों का और इन लोगों का वक्त जाया न करे। और एक दूसरी बात में ये भी शो करना कि आपके अपने आप पाँव से लेकर सर तक डूबे हुए करप्शन में और इसमें इतनी लिगेशन में नहीं लगा रहा हूँ, आपके अपने इदारों के सरबराहों ने आप पर लगा लिए। तो आपका अगर एहतसाब का इतना शौक है तो पहले तो या करो अकाउंटेबिलिटी ना, या तबाही न करो। तो फिर अगर आप आगे जाते हो तो पाकिस्तान की आवाम भी देखेंगे, आपकी बात में वजन भी होगी, वेट भी होगी। तो वही तो जो कुछ आपके हाथ में जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते वो तो कर ही नहीं रहे, उसको मनफी की तरफ पीछे धकेल देते हो। तो ये एक मैसेज था और KPK की आवाम ने साबित कर दिया आज उसके धरनों में। ये पनामा का तो बता दें अमीर मुकाम साहब, ये तो ठीक है अगर इन्होंने बदयानती की है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इदारे हैं, इनको पकड़ लें, हमें वो भी बता दें वो पैसे कहां से आए हैं। नहीं, हम तो हर चीज के लिए तैयार है, मगर पनामा की अगर आप इमरान खान के नाम से सुनते तो किस मुंह से कहते हैं यार 31 साल आप ऑफशोर कंपनी के मालिक रहे, आपके सारे आगे पीछे सारे लोग वही बैठे हुए, तो आपके मुंह से उन पे भी तफ्तीश शुरू करा दें। फिर जब खुद आपकी ये हालात हो, ये तो हम तो हर चीज के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें नाम ही नहीं है। हम कहते हैं कि इनकी मर्जी के नहीं करते, ये तो कोई अदालत मानता ही नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, जुडिशल कमीशन बनाए वो नहीं मानता है, TUR इमरान खान की मर्जी की तो नहीं बना सकते। हम कहते हैं कि बिल्कुल हम तैयार है, हर जगह एहतसाब होने चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि नहीं बस TUR इस तरह बने जो इमरान खान को मंजूर। आप तो नहीं मान रहे ना, आप तो कहते हैं ये भी बदयानत है तो बस बात खत्म कर दें। आप कहते हैं जी इनके भी अकाउंट है, हमारे भी अकाउंट है बराबर। प्लीज हम उसकी मर्जी की तो नहीं मान सकते ना, वही मानते हैं जो सबके लिए हो। हम तो कहते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, अपनी मर्जी का एहतसाब बता दें। नहीं हम अपनी मर्जी की नहीं, हम कहते हैं सबके लिए हो। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं सबके लिए नहीं हो, ये काटे, कर्जों वाले के नहीं हो, दूसरे का नहीं हो, मेरा नहीं हो, फला का नहीं हो। तो किस तरह अगर वो अपने मुंह से बात करते तो आवाम पर किस तरह लगती है? एक चीज आप अपने आपकी क्या पोजीशन है, दूसरों पर क्या इल्जाम लगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है अमीर मुकाम साहब, आप बेशक हमारे साथ रहिए जरूर, ब्रेक की तरफ जाना है। मैं जो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ये लोग जो हैं अगर PTI के लोग बदयानत हैं मुबैना तौर पर, किसी के बारे में केस है और वो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंडर उनको ट्रायल किया, उनकी तफ्तीश हो सकती है, करें, उनको भी पकड़ें, मगर हमें कम से कम ये ना कहें कि यार वो भी तो बदयानत है। तो फिर ये आपका आर्ग्यूमेंट भी ठीक है, उनका आर्ग्यूमेंट भी ठीक है, तो फिर पर्चा आवाम पे करवा दें। कुछ तो हो, बात करते हैं। बात जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं ये क्या सिलसिला है। वेलकम बैक। मुझे जाना है अवैस तौहीद साहब की तरफ भी और तारक पीरजादा साहब आखिर में मैं चाहूँगा कि वो मुकम्मल उनको भी वक्त मिले, मगर क्विकली जनाब एजाज तौहीद साहब, जो अमीर मुकाम साहब से आपने बात सुनी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप कि आप जो है किसी चीज़ को मानते ही नहीं है? अच्छा देखिए, अमीर मुकाम साहब से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आपकी वफाकी हुकूमत है और 3.5 साल से है। इमरान खान की करप्शन आपको कल परसों पता चली है? आपको चाहिए था शौकत खानम भी इधर है, नमल कॉलेज भी इधर है, उसकी फाउंडेशन भी यहाँ पे है। आपको ये यानी सियासत करने की बजाय आपको चाहिए था कि उसको, आपके पास अदारे हैं, आपके पास FI है, आपके पास FBR है, आपके पास NAB है, और उसको ट्रायल करते। ये बात, आपकी बात को कोई मानेगा नहीं कि आप इसको सियासत का उन्वान बनाएं। दूसरी बात आपने की बल्दियाती, यानी तहरीक इंसाफ तो वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसने आर्टिकल 140A के तहत यानी निचली सतह तक इख्तियारात दिए हैं
वो इस कता नजर इससे कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले हैं या आम पार्टियों को मिले हैं, इसे आप अच्छा पॉइंट कहेंगे कि मनफी पॉइंट कहेंगे? अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाकर और 33 अरब रुपए के उन्हें एक साल के अंदर जो है फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। बाकी रही TOR वाली बात, इमरान खान अपने लिए कोई TOR नहीं मांग रहा। इमरान खान ये कहता है, पूरी जॉइंट ऑपोजिशन कहती है कि आप ऐसा निजाम बना लें जिसमें सब जो है उनका एहतसाब हो जाए। सबसे पहले इमरान खान का कर लें और साथ ही आप नवाज शरीफ का, हमने तो ऑर्डर भी बदल दिया। एक मिनट रुकिएगा चौधरी साहब, क्योंकि अमीर मकाम हमारे साथ हैं। ये बड़ी इजाज चौधरी साहब खुल के बात कर रहे हैं कि जनाब पहले इमरान खान का शुरू कर लें, फिर अपना भी शुरू कर लें, यक वक्त शुरू कर लें दोनों का, ताकि अवाम तो किस तरफ से निजात हासिल करे। अमीर मुकाम साहब यार किसने नहीं कहा? एक तो अभी चौधरी साहब ने बात की, इसको पता ही नहीं है बल्दिया। देखो मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, दूसरा भतीजा डिस्ट्रिक्ट नाजिम है। ये वैसे कहते किसी को तो इख्तियार दिए ही नहीं, यार शुरू किया। अंदाजा करें, आप अभी सियासत में नहीं आए थे। मैं 1990 में लाहौर का डिप्टी मेयर था। बात सुने, उसको पता ही नहीं है कि क्या इख्तियार दिए। अमीर मुकाम साहब, मैं जानता हूं आपको, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं मैं कहता हूँ ना, इसको कहता हूँ कि इसको कहते हैं बल्दियात इलेक्शन कराएं और इख्तियार, किसी को इख्तियार दिए ही नहीं। सारे चीफ मिनिस्टर ने अपने साथ ही रखा है। तो वैसे ये अफसोस ये है कि इमरान खान साहब भी बाहर से, चले वो तो इशू हो गया, लेकिन ये जो ये बात कर रहे हैं कि आप कर लें, हमारा भी कर लें, तो साहब अपना भी कर लें। हम तो तैयार है यार, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी एहतसाब हो, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी हो, इसकी कैसे हो अमीर मुकाम साहब? हमने किधर कहा कि नहीं हो यार, ये तो कोई बात ही नहीं है। इमरान खान साहब क्या मान रहे यार, वो तो एहतसाब नहीं चाहते यार। ये बात तो आपके सामने, वो कहते जुडिशियल कमीशन बनाए, फिर उसको मानते नहीं सुप्रीम कोर्ट। फिर और आपको क्या चाहिए? अगर इमरान खान एहतसाब नहीं चाहते, आपकी तो मौज हो गई। कोई चीज मानता ही नहीं यार। वो तो एक बात मानता है कि मैं किस तरह वज़ीर आज़म बन जाऊं, किस तरह, इस तरह बात तो नहीं करनी चाहिए ना। वो कोई चीज मानता नहीं। अगर वो एहतसाब में और उसको लाए ले तो लॉयल्टी से अपने एहतसाब से। बस बहुत शुक्रिया आपका अमीर मुकाम साहब। मैं चूंकि बहुत देर से माज़रत खा हूं, मैं अवैस तौहीद साहब, ये आपने बात सुनी, बात जो मैंने शुरू में कही थी, कोई एहतसाब नहीं चाहता, वो कहते हैं आप नहीं करने देते। और क्या आपको क्या लगता है क्विकली अवैस तौहीद साहब? देखिए काजी साहब, बात यह है कि जिस तरह अभी अमीर मुकाम साहब और चौधरी साहब के दरमियान इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही थी, इसी के अंदर मामला फंसा हुआ है, इसी के अंदर निज़ाम फंसा हुआ है। हम 8 साल का तसलसल है जमहूरियत का। हम समझते हैं कि जब भी कोई इस तरह का स्कैंडल आता है, जब भी इस तरह का कोई इशू आता है, तो निज़ाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ पे जोर दें, कानून साजी करें। जब इमरान खान साहब 2013 के इंतखाबात के बाद धरना उन्होंने किया था, तो हम उम्मीद उनसे ये कर रहे थे कि वो इंतखाबी इस्लाहात की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तश्कील नौ की बात करेंगे, कानून साजी करेंगे मेजर इश्यूज़ पे। इसी तरह जब पनामा स्कैंडल आया, तो ये PMLN और PTI और दूसरे इस इख्तलाफ की जमातें आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां करेंगे। अच्छा अवैस तौहीद साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। मैं चाहता हूं क्विकली जो है पीरजादा साहब, मैं चाहूंगा आपका भी कंट्रीब्यूशन आ जाए, क्योंकि मुझे आई हैव टू एंड इट प्रोग्राम। तो आप ये समझते हैं जो तौहीद साहब बात कर रहे हैं कि ये जो है वो की जाए, जो कानून साजी है, या ये निज़ाम ऊपर से नीचे तक करप्ट है, इस निज़ाम को उखाड़ना पड़ेगा? जनाब पीरजादा साहब, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। अगर मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास जाने वाले मुकदमात का फौरी तौर पर फैसला न किया और फैसला कुन अंदाज में फैसला न किया, जिससे ये तमाम पनामा लीक के तहकीकात का मसला भी हल हो जाए और जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी हकीकत सामने आ जाए कि किस सियासतदान ने क्या कानून तोड़ा था और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। ये बातें अगर इस वक्त ना हुई तो मेरे नज़दीक वो जो दूसरी बात आपने कही है, बिलाखिर फिर उसके होने का इम्कान पैदा हो। पनामा लीक्स पे सुप्रीम कोर्ट तो जाए ना काजी साहब, अभी तक सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका अवैस तौहीद साहब, जनाब चौधरी साहब। और सब सवाल ये है कि अब आप या तो रियासत के इदारे इतने इफेक्टिव हों और ये निज़ाम इतना इफेक्टिव हो कि कोई बदयांती करे और वो समाज की किसी परत से उसका ताल्लुक हो, उसको पकड़ कर जो है वो उससे हिसाब मांगा जाए। वो तो हमें लगता नहीं है। खैर से मैं बादियों नज़र में तो हमें यही नज़र आता है। फिर ले दे के नज़र अवाम पे पड़ती है और अवाम के हम देखते हैं कि क्या PTI या पैट
ये एतबार कायम कर सकेंगे लोगों तक कि जनाब उनके पीछे चलें, कुर्बानियाँ दें, जैसे इससे पहले बड़े धोखे उनसे हुए। ये मैं नहीं कह रहा कि अब भी लाजमी होगा, मगर जाहिर है वो सोचते तो हैं। बहरहाल ये दो ही रास्ते हैं, इस कोई मंजिल हमें अगर तलाश करनी है। एक बात तो तय है कि जिस तरह अभी पीरजादा साहब कह रहे थे कि अगर इन्होंने ना किया, जो कि ज़्यादा जो है वो बादुल नज़र में ज़्यादा दुरुस्त लगता है कि आज तक तो कुछ हमने नहीं देखा कि रियासती इदारों ने किसी बड़ी फिश को पकड़ा हो। क्लीन चिट्टे बांटते फिरते हैं, जब तक क्लीन चिट्टे बांटते फिरते हैं हम, उस वक्त तक इन बड़े बड़े जो लोग हैं उस वक्त तक मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता। मगर फिर भी दुआ है और ये है कि लोग कम अज़ कम निकल रहे हैं, उठ रहे हैं और अपने हकूक़ मांग रहे हैं। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफ़िज़।